करेंगे G20 कनेक्ट फिनाले की, जहां पर विश्वविद्यालय के इस कनेक्ट फिनाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत की जो क्षमता है उसका मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 से नई ऊंचाइयों पर भारत पहुंचा है। भारत की रेंज का कोई मुकाबला नहीं है। आप किसी भी अवसर को मामूली मत समझें। हमने इसी अप्रोच के साथ G20 को इतना बड़ा बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता और लोकतंत्र ने G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर आश्चर्य नहीं हुआ है। कॉफी टेबल बुक ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। भारत सरकार G20 के आयोजन की और उसको भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया वाकई बहुत चकित है। लेकिन जानते हैं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। शायद आपके मन में होता होगा, इतना बड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ, क्या कारण है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे यूथ स्टूडेंट्स उठा लेते हैं, यंग स्टूडेंट उठा लेते हैं, यूथ जुड़ जाता है तो फिर उसका सफल होना तय हो जाता है। और चलिए अब बात करेंगे 9वें रोजगार मेले की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आपको बता दें कि देश भर में 51,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री की ओर से इस दौरान संबोधन में कहा गया कि सरकार रोजगार और युवाओं को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से कई बड़े बदलाव देश में हुए हैं और इस तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार देश में घटा है, सुविधाएं बढ़ी है। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए, शरीक हुए और यहां से उन्होंने 45 जगहों पर मौजूद युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर सौंपे हैं, सीधा संबोधित भी किया है। सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो वहीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की शुरुआत हुई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान इस बैठक में कई राज्यों में के मुख्यमंत्री भी शरीक हुए और साथ ही साथ कई राज्यों के प्रशासक भी शामिल हुए हैं। विस्तार से मंथन किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक जो अमृतसर से इसकी शुरुआत हुई है, बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के उपराज्यपाल भी शामिल हुए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी गणमान्यों का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश को लेकर दूसरी सूची का ऐलान किया गया, जिसमें सबको चौंका दिया इस बात को लेकर के कि इस दूसरी सूची में कई जो केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही 7 सांसद विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशी बनाए गए हैं। फिलहाल इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके ही छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर महाकौशल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के सांसद उदय प्रताप गाडरवाड़ा सीट से 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अब सियासी गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी के टिकट पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। बीजेपी की दूसरी सूची पर गौर किया जाए तो एक बात साफ नजर आती है, पार्टी इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। दिग्गजों को मैदान में उतार कर पार्टी ने प्रदेश के जातीय और सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। तो परेशान है तो समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता है मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों के। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद। 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 6 महिलाओं को टिकट। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में वापसी। जालम सिंह पटेल का टिकट कटा। जालम सिंह पटेल की जगह उनके भाई प्रहलाद पटेल को टिकट। मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी का भी कटा टिकट। आदिवासी पेशाब कांड पर विवादों में घिरे केदार शुक्ला का भी टिकट कटा। सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मुश्किल सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी है। छिंदवाड़ा, लाहार और राघोगढ़ तीनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को उतारा है। लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। राघोगढ़ सीट पर जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र सिंह बंटी पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दल बदलू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं।
कांग्रेस से बीजेपी में आए हीरेंद्र सिंह बंटी और ब्रिज बिहारी पटेरिया और बसपा से आए अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अब तक 2 सूची जारी कर कुल 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जातिगत समीकरण और आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर प्रत्याशी चयन हुआ है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल और मालवा में बड़े चेहरों को उतारकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी जारी है। अब जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि इन तमाम दिग्गजों के सामने कांग्रेस के नेताओं पर दांव लगाती है। तो वहीं एआईडीएमके के एनडीए से गठबंधन तोड़ने को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनडीए में जितने भी दल रहे हैं उनके साथ पारिवारिक तौर पर उनको साथ लेकर के चलने की कोशिश की गई है और सभी दल एनडीए का हिस्सा रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल जितने भी हमारे रहे पहले भी और अब भी, उन सबको महत्व भी दिया, साथ भी दिया, एक परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं। और आगे भी जिस तरह से आपने देखा जेडीएस भी जुड़ा, कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2014 में भी मजबूत था, 2019 में भी, और दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 24 में भी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। तो वहीं देश भर के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और इसे लेकर के स्थानीय प्रबंधन संजीदा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब डेंगू से रोकथाम को लेकर के ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जहां पर हर दिन डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। मच्छरों और उसके अंडों की रोकथाम के लिए कोलकाता नगर निगम और राज्य की आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने मिलकर ड्रोन की मदद से दवाई का छिड़काव किया है। ईसीएससी के अधिकारियों ने बताया कि हमारा 15 दिनों का प्रोजेक्ट है और ये रूटीन का काम है। वहीं डेंगू के चलते फैली व्यवस्था की वजह से राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में फैले डेंगू को सीएम ममता बनर्जी की देन बताया। उन्होंने कहा कि ये डेंगू ममता में डेंगू है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेंगू है। बंगाल के लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।